आज का टॉपिक मास और वेट का डिफरेंस, मास एंड वेट। सबसे पहली बात, आपसे जब कोई ऐसा पूछता है कि वेट मतलब क्या है, या फिर आप कहीं हॉस्पिटल वगैरह में जाते हो, वहाँ पर कोई बैलेंस रहता है, उसके ऊपर खड़े होकर आप आपका वेट मेज़र करते हो, वह एक्चुअली में वेट न होकर वो मास है। पर हम डेली लाइफ में उस वर्ड को इतना यूज़ कर चुके हैं कि हम उसको वेट समझ लेते हैं, बट वो वेट नहीं, मास होता है। तो हम आज डिफरेंस देखने वाले हैं मास और वेट का क्या है। फर्स्ट पॉइंट है, मास क्या है। मास मतलब है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी। एक बॉडी में कितना मैटर भरा पड़ा है उसको हम बोलेंगे मास। ठीक है, जैसे सपोज करो यहाँ पर हम ये 2 बॉटल ले, तो इस 2 बॉटल में देखिए, ये जो बॉटल है इसमें करीबन आधा या 1 लीटर पानी मांगा, ठीक है ना। पर ये बॉटल अगर ले तो इसमें 2 लीटर कैपेसिटी है, मतलब इसमें 2 लीटर वाटर मांगने वाला है ना। तो अगर हम इन 2 को कंपेयर करें तो दोनों में क्या सेम मास होगा, सेम पानी होगा? नहीं, ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा। तो एक्चुअली कितना पानी इसमें समाता है उसको हम बोलेंगे उसका मास। जैसे हम सपोज करो हमने लिया एक पोपटलाल और हाथी भाई को कंसिडर करें। पोपटलाल और हाथी भाई अगर हमने कंसिडर करा तो किसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मास भरा पड़ा होगा? ऑफ कोर्स हाथी भाई, मतलब कि उसका मास क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो एक्चुअली व्हाट अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, एक बॉडी के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मैटर भरा पड़ा है उसको हम बोलेंगे मास। अब यह मास जो है इसका कोई फॉर्मूला वगैरह है? तो देखो, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास में एक फॉर्मूला है, क्या? F इज इक्वल टू ma। इस पर से अगर हम मास निकालें तो क्या आएगा? मास आएगा F अपॉन a। देखो a इधर चले गया, इक्वल टू क्या, तो डिवाइड में गया, तो मास का फॉर्मूला आएगा फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन। जैसे सपोज करो अगर ये हमारी अर्थ है, अर्थ के यहाँ पे इस बिल्डिंग पर किसको खड़ा किया था हमने? लड्डू को। तो लड्डू को अगर अर्थ 400 न्यूटन के फोर्स से अपने तरफ खींच रही है, कितने फोर्स से? 400 न्यूटन। तो अगर लड्डू पर फोर्स लगा रही है अर्थ 400 न्यूटन, और लड्डू का एक्सीलरेशन, आप एक्सीलरेशन की वैल्यू जानते हो, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करीबन हम 10 ले ले तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो मास कितना होगा लड्डू का? तो मास होगा F अपॉन a, दैट इज 400 अपॉन 10, 0 से 0 मर गया, बचा 40 kg। मतलब उस लड्डू का मास कितना हुआ? 40 kg। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले से m इज इक्वल टू F अपॉन a से मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा, मास और इनर्शिया में कोई रिलेशन है क्या? तो ऑफ कोर्स मास और इनर्शिया में डायरेक्ट रिलेशन है। चलो देखो कैसा है। सपोज करो आप ना 2 बॉल कंसिडर करते हैं, एक बॉल है जिसका मास है स्मॉल है, और दूसरा बिग बॉल जिसका मास है, चलो हम इसका m2 लेते हैं, इसका m1 लेते हैं, इसका m2 लेते हैं। तो इसका मास है m1, एक बड़ा सा बॉल है जिसका मास है m2। ऑफ कोर्स इसमें मैटर ज़्यादा भरा पड़ा है, मतलब इसका मास ज़्यादा है। अगर हम इसको सेम फोर्स लगाए F, सेम फोर्स मैंने लगाया, ऐसा एक बॉल था उसको मैंने ऐसे धक्का दिया, जैसे धक्का दिया ये बॉल ऐसे एक्सेलरेट होकर आगे बढ़ेगा, तो इसका एक्सेलरेट होकर आगे बढ़ेगा। सपोज करो मैं अगर आपसे ये पूछ लूँ कि इस पे एक्सेलरेशन कितना होगा इस बॉल का, तो इस बॉल का एक्सेलरेशन आप बोलोगे सर A1 इज इक्वल टू F अपॉन m1। यहाँ पे अगर a इधर चले गया तो m इधर आ गया ना, तो A1 इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास m1। यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर F अपॉन m2। क्यों? फोर्स तो सेम है, यहाँ पर भी F, यहाँ पर भी F, पर मास इसका m1 है तो m1 लिया, m2 इसका मास है तो इसका m2 लिया। अब मुझे एक बात बताओ कि इसका मास अगर छोटा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? क्या आपको ऐसे दिख रहा है कि एक्सेलरेशन और मास इनवर्स रिलेशन में है? इसका मतलब अगर मास छोटा है, मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, और मास अगर ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन
कम होगा। इसका मतलब जब ये छोटा बॉल जिसका मास कम है उसको हम सेम फोर्स लगाएंगे तो वो ज़्यादा फास्ट एक्सीलरेशन होके आगे बढ़ेगा। ज़्यादा फास्ट क्यों कर रहे हैं हम कि एक्सीलरेशन ज़्यादा है, मतलब स्पीड में चेंज ज़्यादा है। यहाँ पर मास बड़ा सा है और वो इतना ही फोर्स अगर हम लगाएंगे तो आपको ये अंदाज़ा, आप ये फील ले सकते हो कि वो बहुत स्लोली आगे बढ़ेगा। अगर मास ज़्यादा है तो सेम फोर्स लगाया तो क्यों, क्योंकि उसका एक्सीलरेशन कम होगा जब मास बड़ा होगा। अब मुझे एक बात बताओ, एक्सीलरेशन ज़्यादा है इसका मतलब उसको जो रेजिस्ट कर रहा है वो कम है, और एक्सीलरेशन कम है मतलब उसकी स्पीड में, गति में चेंज जो है, उसके मोशन में, वेलोसिटी में जो चेंज है वो कम हो रहा है। एक्सीलरेशन कम है मतलब उसको जो रेजिस्ट कर रहा है वो चीज़ कम है। तो जो रेजिस्ट उसको कर रहा है, जो उसको रोक रहा है, उसके स्पीड को जो कम कर रहा है, उसी को हम इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि सर इसका एक्सीलरेशन ज़्यादा है मतलब वेलोसिटी में चेंज कम है, मतलब उसको रेजिस्टेंस कम लग रहा है, मतलब उसका इनर्शिया कम है। मतलब अगर बॉडी का मास कम होता है तो इनर्शिया भी कम होगा, और मास अगर ज़्यादा होता है तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। इतना क्लियर है? मतलब कि अगर आपको कितना अमाउंट ऑफ मैटर भरा पड़ा है किसी बॉडी में ये फाइंड आउट करना है तो फोर्स अपॉन एक्सीलरेशन से हम मास कितना है बॉडी का वो निकाल सकते हैं। मास का और इनर्शिया का एक डायरेक्ट रिलेशन होता है, अगर मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा, अगर मास कम तो इनर्शिया कम। यहाँ तक क्लियर है? देन फिर वेट क्या होता है? वेट होता है the gravitational force exerted by the earth on a body। किसी बॉडी के ऊपर अर्थ कितना ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट कर रही है उसको वेट बोलते हैं। मतलब ये जो लड्डू है जो यहाँ पर बिल्डिंग पे खड़ा था, उसके ऊपर अर्थ कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, उसको अर्थ कितने फोर्स से नीचे अपने तरफ खींच रही है, उसको हम बोलेंगे उसका वेट। मतलब कि वेट जो होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ। अब फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हो, m इंटू ए, न्यूटन का सेकंड लॉ। और पर अर्थ के ग्रेविटेशन के इसमें हम a की वैल्यू क्या लेते हैं? g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो हम a ना लेके वहां लेंगे g। मतलब वेट का फॉर्मूला होगा m इंटू जी। अगर आपको किसी बॉडी का मास पता है, समझ लो इसी लड्डू का मास कितना था 40 kg, तो 40 kg मास है, उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसका वेट कितना होगा? जितना फोर्स अर्थ उसके ऊपर लगा रही होगी, जितने फोर्स से अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही होगी, वही उसका वेट होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? वेट मतलब mg, मास कितना 40 और g की वैल्यू 10, दैट विल बी द 400 न्यूटन। मतलब वेट कितना लग रहा है लड्डू पर? 400 न्यूटन। म्हणजे अर्थ लड्डू को कितने फोर्स से खींच रही है? 400 न्यूटन से अपनी तरफ खींच रही है। इतना क्लियर है? अब सेकंड पॉइंट, मास जो है उसको डिनोट करते हैं, मास इज डिनोटेड बाय लेटर m। मास को हम m लेटर से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और वेट को, वेट इज इंडिकेटेड बाय, वेट इज डिनोटेड बाय लेटर w। वेट को w इस लेटर से इंडिकेट करते हैं और मास को हम m इस लेटर से इंडिकेट करते हैं। मास कैसी क्वांटिटी है? मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और वेट कैसी है? वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब बोलेंगे सर ये स्केलर वेक्टर कुछ जम नहीं रहा है, स्केलर वेक्टर क्या चीज़ है सर? तो स्केलर और वेक्टर का एक सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे क्योंकि एक ब्रॉड कंसेप्ट है। बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना ध्यान रखना, स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो।
मैग्नीट्यूड हो मतलब डायरेक्शन ना हो। मतलब क्या सर, मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, इतना ही काफ़ी हो उसको डिफाइन करने के लिए। और वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड को साथ साथ उसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की भी ज़रूरत होनी चाहिए, मतलब उसको डायरेक्शन होता है। आप अभी तक ये कंसिडर करो। स्केलर क्वांटिटी, जैसे आप समझ लो किसी शॉप में गए और शॉप में आपने बोला सर मुझे ना 2 kg शक्कर चाहिए, 2 किलो शक्कर चाहिए। अब 2 किलो शक्कर चाहिए तो क्या आप उसको डायरेक्शन बताते हो? डायरेक्शन बताए बिना भी 2 किलो शक्कर आ सकती है। आपने अगर दुकानदार को कहा कि 2 किलो मुझे शक्कर दे दो, आपने बिना डायरेक्शन बताए भी वो 2 किलो आपको तोल के दे देगा, आपका काम बन सकता है। मतलब डायरेक्शन की आवश्यकता आपको नहीं पड़ी। बट जब आप वेट बताते हो तो वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि उसको डायरेक्शन होता है। हमने क्या कहा, वेट मतलब होता है कि कितना ग्रेविटेशनल फोर्स उसके ऊपर लगा रही है अर्थ उसको कितने ग्रेविटेशनल फोर्स से अपने तरफ खींच रही है, उसी को वेट कहते हैं। तो एक्चुअली अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो उसको डायरेक्शन हुई ना वेट को, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। लड्डू अगर ऐसे यहाँ होता तो इसको ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगता? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो वेट को डायरेक्शन है इसीलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है, और मास को डायरेक्शन नहीं है इसीलिए वो स्केलर क्वांटिटी है। देन अगेन यूनिट की बात की जाए तो इट्स एसआई यूनिट इज केजी, और सीजीएस क्या है? सीजीएस यूनिट है ग्राम, और वेट में इट्स एसआई यूनिट इज, अब ये अगर फोर्स है, वेट मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब फोर्स है तो फोर्स का यूनिट लगेगा, तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा? न्यूटन, और सीजीएस यूनिट होगा डाइन, डायन नहीं डाइन, ठीक है। तो अब अगर समझो सर न्यूमेरिकल आया और न्यूमेरिकल में हमको कन्वर्शन करना पड़ा एसआई से सीजीएस, तो फिर क्या करें? तो बेटा केजी को अगर आपको ग्राम में कन्वर्ट करना हो, केजी को अगर ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो जो क्वांटिटी दी है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करना हो तो जो क्वांटिटी है उसको 1000 से डिवाइड करते हैं। सर इधर का कन्वर्शन, अगर बेटा फोर्स न्यूटन में दिया हो और आपको डाइन में लगा है तो 1 न्यूटन मीन्स होता है 10⁵ डाइन। मतलब अगर न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना हो तो 10⁵ से मल्टीप्लाई करोगे, और डाइन को अगर न्यूटन में कन्वर्ट करना हो तो 10⁵ से डिवाइड करोगे। मतलब 1 न्यूटन 1,00,000 डायन के बराबर होता है। ठीक है, देखिए इसके एसआई यूनिट है केजी और सीजीएस यूनिट है ग्राम। वेट की एसआई यूनिट है न्यूटन और सीजीएस यूनिट है डाइन। यहाँ तक क्लियर है? आगे 5th पॉइंट, मास ये किसी भी प्लेस बाय प्लेस चेंज नहीं होता। इन शॉर्ट मास कभी भी कहीं भी चेंज नहीं होता। जब हम 2nd या 3rd चैप्टर देखेंगे केमिकल रिएक्शन, तो इवन दो केमिकल रिएक्शन होने के बाद में भी मास चेंज नहीं होता। जितना मास रिएक्टेंट साइड में होता है उतना ही मास प्रोडक्ट साइड में होता है। इसका मतलब क्या? मास कभी भी कहीं भी चेंज नहीं होता। मास इज अ कांस्टेंट एवरीवेयर। मास इज अ कांस्टेंट एवरीवेयर। वो कभी भी कहीं भी चेंज नहीं होता, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। जैसे लड्डू का मास 40 kg था, तो अर्थ के सरफेस पर भी उसका मास 40 ही kg रहेगा। अगर हम इस लड्डू को 2r डिस्टेंस पर लेकर जाए तो भी उसका मास 40 kg रहेगा। अगर ज़मीन के अंदर, अर्थ के अंदर हम एक टनल बनाए, उसके अंदर लड्डू को डाल दें तो भी उसका मास 40 kg रहेगा। इवन दो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ भी उसका मास 40 kg ही रहेगा। अगर मैं उस लड्डू को किसी प्लैनेट पर लेके जाऊँ, मून पर लेके जाऊँ, किसी दूसरे प्लैनेट पर लेके जाऊँ, तो भी उसका मास 40 kg ही रहेगा। मास कभी भी कहीं भी चेंज नहीं होता। बट उसी जगह जो वेट होता है, इट कैन बी चेंज बाय प्लेस टू प्लेस। ये प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकता है। अब ऐसे क्यों सर? बेटा वेट जो है
वो ग्रेविटेशनल फोर्स है और वो डिपेंड करता है मास पे और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू पे। तो मास तो कभी भी चेंज नहीं होने वाला, बट जी की वैल्यू चेंज होती थी। इसके पहले के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में, हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकाली है जब हम अर्थ के सरफेस को चेंज करते हैं, तब जब हम अर्थ से कुछ हाइट पर ऊपर जाते हैं तो हाइट के साथ में जी की वैल्यू चेंज होती हुई हमने निकाली थी कि जब हाइट के ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू कम होते जाएगी। हमने डेप्थ के साथ निकाली थी, जब हम जमीन के अंदर जाएंगे तब भी जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। मून के ऊपर निकाला था, मून के ऊपर जी की वैल्यू होती है 1/6 टाइम ऑफ द अर्थ। मतलब जी की वैल्यू अगर चेंज हुई तो वेट में भी चेंज आएगा। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब हम वेट के कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है, जिससे आपको एकदम क्लैरिटी आएगी। ठीक है, ये आप एकदम निकाल ले, ये पॉइंट्स ना भूलें कि मास एक्सेलरेशन और का रिलेशन क्या है। मास अगर कम हुआ तो एक्सेलरेशन भी कम होगा, और मास अगर ज़्यादा हुआ तो मास अगर कम हुआ तो इनर्शिया भी कम होगा, और मास अगर ज़्यादा हुआ तो इनर्शिया भी ज़्यादा होगा।